दानवीर थे ही, जगह जगह दान दिया करते। और पहले जब दान वगैरह देते तो कवि जो होते वो उनकी तारीफें करते, गायक जो होते वो उनके सम्मान में गाने गाया करते, और ये गाने और कविताएं एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच भी जाया करती थी। तो राय सिंह की बेटी को समाचार मिलते कि आज तो पापा ने वहां पर 10,000 रुपए दे दिए, आज पापा ने वहां पर 51,000 रुपए दे दिए। और जो वो राय सिंह की बेटी जो यहाँ मान सिंह की रानी थी, वो बाकी सब रानियों को इकट्ठा करती, इकट्ठा करके पार्टी देती। वह किस बात की पार्टी? अरे पापा का अखबार में नाम आया, आज आज इतने दान दिए वहां पे, आज इतने दान दिए। पार्टी करती वो तो ठीक है, मीठा जिमाती वो तो ठीक है, उनको टॉर्चर और करती। तो वैसे तुम्हारे पापा भी कभी देते हैं क्या? बेचा रानियां बड़ी परेशान रहती, ये तेरे पापा देते हैं तो हम क्या करें, और हमारे पापा नहीं देते हैं तो भी हम क्या करें। नहीं दे तो कोई नहीं दे आदमी, और दे तो दे, पर उसको यूं मजे आते थे। कहते हैं ऐसे एक बार राय सिंह जी ने किसी एक कवि को 1,00,000 रुपए दान के अंदर दे दिए थे। अब लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, लाख पसाव मिला किसी को। अब लाख रुपए दान दिए, तब तो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा है, अरे राय सिंह जी ने 1,00,000 रुपए दान में दिए, राय सिंह जी ने 1,00,000 रुपए दान में दिए। अब उसको बेटी को जब पता चला, तब तो बेटी ने 3 दिन तक भंडारा चलाया, डेली जिमाए और डेली उन रानियों को टॉर्चर करके। लाख देखे एक साथ कभी? आपने देखे भी नहीं, पापा ने दिए, खड़े खड़े दे दिए। आपके पापा देते हैं कभी? रानियां बेचारी तंग आ गई। रानियों ने मान सिंह जी को शिकायत की कि मान सिंह जी, आपकी ये जो रानी है ना, ये हमें ऐसे टॉर्चर करती है, और इसके पापा दान देते हैं तो हम क्या करें, और ये हमें यूं चिढ़ाती रहती है, इस बात पे नीचा दिखाने का प्रयास करती है। मान सिंह जी को भी अजीब लगा। मान सिंह जी जब उन रानी के पास गए तो उनको कहा कि हम सब इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आपके पापा दान देते हैं, और हिंदू धर्म कहता है कि इस हाथ से दान दिया जाए तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो दान की बातें ऐसे थोड़ी की जाती है, और इसमें श्रेष्ठता दिखाने वाली बात तो कहाँ आ जाती है, और ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए। उसका बड़ा ईगो हर्ट हुआ रहने का। उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात होगी, पापा देते हैं तभी तो बात करती, और कोई दान देता है तभी तो उसकी बात होती है, आपने दिए हैं किसी को? मान सिंह जी को लगा रडार अपनी तरफ ही लेके आ गई। इस बार मान सिंह जी का ईगो हर्ट हुआ। और कोई कर दे तो आदमी फिर भी थोड़ा यूं जहर का घूंट पी जाए, लुगाई करे तो गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। पर क्या बोले मान सिंह जी? पर मान सिंह जी कहते हैं खाना खा रहे थे, खाना खाते बाहर आए, बाहर आते अपने वित्त मंत्री को बुलाया, और वित्त मंत्री को बुला कहा कल सुबह मेरे उठने से पहले 5 ऐसे आदमी तैयार मिलने चाहिए जिनको मैं दान दे सकूं। ठीक साहब। सुबह मान सिंह जी उठे, बिना मुंह धोए बाहर गए, 5 आगे गरीब आदमी या कोई कवि, कोई ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ बंदा जिनको दान दिए जा सकते थे, वो 5 आगे तैयार खड़े थे। और मान सिंह जी ने घोषणा की कि पांचों को 1-1 लाख रुपए दिए जाए, मतलब 5 लाख रुपए दान है। और चुपचाप आगे वापस सो गए, मतलब किसी के सामने जिक्र भी नहीं किया। पर अब ऐसी बातें टिकती थोड़ी है। उनको जब दान दिए गए तो उन लोगों ने बाहर जाके बताया, वित्त मंत्री थे उन्होंने बताया कि यार राजा मान है जो है, यूं सुबह बिना मुंह धोए यार 5 लाख रुपए बांट के चला गया, और कहा और नहीं, चुपचाप जाके सो गया वापस। अब बाकी रानियों ने जब ये बातें सुनी तो उन्हें मजे आए। अब वो बाकी रानियां, उस जो बीकानेर वाली राजकुमारी थी जो मान सिंह जी की रानी थी, उसके रूम के बाहर जाके खड़ी हुई, और वहां जाके जोर जोर से बातें करे। राजा मान सिंह है, 1,05,000 दिया सुबह सुबह, और कोई जिक्र ही नहीं किया आदमी ने। मुंह से एक बोल क्या फूट जाए कि मैंने रुपए दिए। यही होती है दानवीरता। वैसे सुना है किसी ने 1,00,000 बांटे थे थोड़े दिन पहले, और भंडारे कर दिए थे। वो राजकुमारी अंदर बैठी बैठी परेशान हो गई, दांत किटकिटाए। दोपहर तक तो उसने सुना, दोपहर में बाहर आई, और बाहर आके बाकी सब रानियों बुला का, क्या कर रही हो तुम सुबह से बात? क्या हो गया, 5 लाख रुपए दिए मान सिंह ने तो। इस दुनिया में 2 ही लोग दान दे सकते हैं, या तो मेरे पापा या मेरे पति। मतलब चित्त भी अपनी और पट भी अपनी। तो राय सिंह जी उस लेवल के दानवीर हुआ करते थे। इस आदमी को तो कर्ण कहा जाना चाहिए। तो मुंशी देवी प्रसाद उनकी तुलना किसके साथ करते हैं? तो उनको राजपुताने का कर्ण घोषित करते हैं। वो तो उन्हें लूणकर्ण जी को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ऐसा बिट्टू सुजा कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद जी इन्हें राजपुताने का कर्ण कहते हैं। याद रहेगी अब तो आपकी बातें। अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे राय सिंह जी। कई किताबें लिखी, आप नाम याद करना। एक तो खुद के नाम पे लिखी हुई राय सिंह महोत्सव, बीमारियों के बारे में किताब है, वेद जी के जो काम होते हैं उनके बारे में ये किताब है। एक किताब तो फिर इसी नाम से लिख दी, वैद्यक वंशावली। इन दोनों का सब्जेक्ट यही है,
वैद्य शास्त्र के बारे में किताब लिखी हुई, राय सिंह महोत्सव और वैदिक वंशावली। एक किताब लिखी थी ज्योतिष रत्नमाला, नाम से पता चलता है सब्जेक्ट क्या रहा होगा, ज्योतिष रहा होगा इसका सब्जेक्ट। एक किताब लिखी थी बाल बोधिनी, और बाल बोधिनी के लिए कहा जाता है कि ये ज्योतिष की किताब पे टीका है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये श्रीपति नाम के एक राइटर हुए थे और श्रीपति की ज्योतिष की कोई बुक थी, उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी थी। टीका मैंने बताया था बड़ी किताब का छोटा रूप, कमेंट्री। तो ये ज्योतिष ग्रंथों पर टीका है, एस्ट्रोलॉजी जो लिटरेचर है उस पर टीका लिखी गई थी, ज्योतिष ग्रंथ पर टीका, कि श्रीपति का कोई ज्योतिष ग्रंथ था और उस पर इन्होंने टीका लिखी थी। अपने 4 नाम याद करना, नीचे वाले दोनों का सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी, ऊपर वाले दोनों का सब्जेक्ट वेद जी की बातें। राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी, नाम याद रहेंगे। वापस सुनना आप नाम, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, आपके ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी। बाल बोधिनी जो है वो कमेंट्री है, एस्ट्रोलॉजी लिटरेचर पर कमेंट्री लिखी हुई है। तो ये राय सिंह जी की खुद की किताब है, नाम याद रहना चाहिए भाई इनके। फिर देखो एक राइटर हुए उनके दरबार में, जयसोम। अभी मैंने पीछे एक बात बताई थी आपको, यदि पिछला वापस लूं पेज, तो मैंने एक बात बताई कि जूनागढ़ किले का जो निर्माण था वो करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। करमचंद राय सिंह जी के मंत्री हुआ करते थे, इनकी देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था। तो जयसोम ने जब किताब लिखी तो इन पे किताब लिखी हुई, वो करमचंद जी पे किताब लिखी हुई। एक लंबा चौड़ा नाम है, आपको याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं है। आप इतना याद रखना कि करमचंद पे किताब लिखी थी, नाम बहुत बड़ा है, करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्यम, ये किताब का नाम है भाई। मेरे तो अभी इतने सालों से पढ़ा के याद हो गया, आपके नहीं याद हो तो भी मत करना, भले इतना याद रखना कि करमचंद पे किताब किसने लिखी थी। तो करमचंद पे किताब जयसोम जी ने लिखी थी, करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्यम। वैसे तो आप तोड़ के लिखोगे तो ये बहुत सिंपल सा है, ये एक साथ लिखते हैं तब ऐसा हो जाता है, सीधे सीधे 4 शब्द, करमचंद वंश उत्कीर्ण और काव्य, इतना ही लिखा हुआ है। करमचंद के वंश को, उत्कीर्ण का मतलब था खोदना, निकालना, करमचंद के वंश को खोदने वाली कविता। तो करमचंद के बारे में बताया तो उसके बाप दादाओं के बारे में बताया हुआ है। तो ये किताब का नाम याद रखना थोड़ा, करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्य। अब देख लो, करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्य किसकी किताब है? जयसोम की। किसके बारे में है? करमचंद जी के बारे में। करमचंद जी कौन थे? राय सिंह के मंत्री। क्या करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। 2 बातें याद रखनी इसमें। इसी के अंदर आपके जो लूणकरण जी है उनको कर्ण कहा गया। मैं बार बार बता रहा था कि उनकी तुलना कर्ण के साथ में की हुई। उसमें बिट्टू सुजावली, राव जेठ सिरो छंद में तो कलयुग का कर्ण लिखा हुआ है। इस किताब में भी लिखा हुआ है कि लूणकरण कर्ण के समान थे, उतने ही बड़े दानवीर थे। और इसी में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। राजाओं में जो इंद्र है, और लिखा हुआ है राजेंद्र का अर्थ और लिखा हुआ है, वह राजा जो अपने हराए हुए शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, वह राजा जो अपने विजित दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, उसे राजेंद्र कहा गया। तो राय सिंह जी भले किसी को हरा भी दिया करते थे तो भी उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते, उनके साथ में भी बुरा व्यवहार नहीं किया करते थे। तो जयसोम ने लूणकरण जी की तुलना कर्ण के साथ की है तथा राय सिंह जी को इस किताब में राजेंद्र कहा गया। हालांकि पुस्तक करमचंद के ऊपर लिखी गई थी, लेकिन उनका वर्णन वगैरह भी इसके अंदर मिल जाता है। तो ये भाई जयसोम वाली किताब याद रखना। राय सिंह जी की खुद की किताब याद रखना, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी। 2 किताबें वैदिक संबंधी है, 2 किताबें जो है वो ज्योतिष संबंधी। आगे आगे देखिए आप, एक पौधा लगा हुआ है, फोग का पौधा है। ये पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत से होने वाला एक पौधा है, और मैं पश्चिमी राजस्थान में कहूं तो बीकानेर साइड में ये पौधा बहुत ज्यादा होता है। फोग है, ये फोग का पौधा है। फोगड़े लगते हैं खूब सारे रेगिस्तान के अंदर, फोग, बुई, आक, खींप, यही होते हैं रेगिस्तान के अंदर। होता क्या था? भरूंटिये, भरूंटिये खूब सारे होते थे। भरूंटिये जानते हो? तो एक बेल सी लगती है, उसके कांटे 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 से लगने शुरू हो जाते हैं, उनको भरूंट बोलते हैं गाँव के अंदर। तो जो भरूंटिये वाले होते हैं, तो वो खूब सारे इधर उधर रेगिस्तान के अंदर मिल ही जाते हैं। तो कहते हैं अकबर एक बार बीकानेर आया था राय सिंह जी के टाइम में, और वो चले और उसके भरूंटिये लग जाए, तो निकाले उनको और कोई भरूंटिये उसके और लग जाए। तो उसने बाद में राय सिंह का तो नाम ही निकाल दिया था, भाई राय सिंह जी कौन से राजा है? अरे वो भरूंटियों वाले राजा है। तो वैसे ही बीकानेर क्षेत्र में एक पौधा होता है, एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, इसको फोग कहा जाता है। तो राय सिंह जी के लिए कहा जाता है कि राय सिंह जी आंसू कवि थे। आंसू कवि समझते हो?
तो मैं हिंदी की बात बताऊं, ऐसा कवि जो हाथों हाथ कविता रच दे उनको आंसू कवि कहा जाता है। कि मैं आपको कहूं कि भाई लो पानी की बोतल है, इस पे कविता सुनाओ, और आप हाथों हाथ पानी की बोतल पर कविता सुना दो। मैं कहूँ पंखे के ऊपर कविता सुनाओ, आप हाथों हाथ पंखे पर कविता सुना दो। तो ऐसे लोगों को आंसू कवि कहा जाता है। तो राय सिंह जी के लिए कहा जाता है कि राय सिंह जी आंसू कवि थे। साउथ इंडिया में पोस्टिंग हो रखी, अहमदनगर वाली ने वो लड़ाइयां चल रही थी, तो वहां पर राय सिंह जी को साउथ इंडिया के अंदर भेजा हुआ। मन नहीं पर आपको भेज दिया, बादशाह का ऑर्डर था, बादशाह के साथ काम करते थे, वो आपकी सहायता करता है तो आप उसकी सहायता करोगे। साउथ में वहां पर गए, एक दिन अपनी सेना लेके निकल रहे थे, उनको साउथ में एक फोग का पौधा दिखा। अब फोगड़े राजस्थान में बीकानेर के अलावा कहीं नहीं मिलते, ले दे के थोड़े बहुत कोई नागौर या जैसलमेर वाले बॉर्डर पे मिल जाए तो भले। साउथ में फोग कहां से आए, और उसमें अकेला एक फोग खड़ा, बाकी सब पौधे तो साउथ के, उनमें एक फोग खड़ा। और उस फोग को देख के राय सिंह का जो राष्ट्रवादी मन था, अपनी भूमि के प्रति जो प्रेम था, वो जागा। और राय सिंह जी उस फोग को देख के एक दुआ बोलते हैं कि तू सैंदेसी रूखड़ो मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। कि तू सैंदेसी रूखड़ो, सैंदेसी एकदम देसी, रूखड़ो मतलब पौधा, तू एकदम देसी पौधा है हमारे वहां का। मैं परदेसी लोग, हम तो खुद ही प्रदेश में आए हुए, हम यहाँ के नहीं है, हम वहीं से आए हुए जहां से तू आया है। तू हमारा पौधा एकदम देसी पौधा है। माने अकबर तेड़िया, हमें तो इसलिए आना पड़ा कि अकबर ने भेजा है, बादशाह की नौकरी करते हैं, बादशाह जहां भेजता है वहां आना पड़ता है। तू क्यों आयो फोग, तू किसकी नौकरियां करता है जो इतनी दूर अपना देश छोड़ के तेरे को आना पड़ गया था। दो चीजें पता चलती है, एक तो राय सिंह जी का जो मातृभूमि, अपनी खुद की जो भूमि है उसके प्रति कितना लगाव है उस आदमी का, कि वो फोग को देख के भी द्रवित होता है और अपने देश को याद करता है, बीकानेर को याद करता है। दूसरा ये कि वो कितना अच्छा कवि है कि फोग को देख के हाथों हाथ उस पर दोहा बोल देता है। तो ये भी याद रखना भाई बात, अपने 12th क्लास की बुक में दोहा तक लिखा हुआ है, तू सैंदेसी रूखड़ो मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया, तेड़ना मतलब भेजना, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। तो भाई देख लो बीकानेर में तब से फोग चल रहा है, बाकी हिंदुस्तान में तब चलने लगा होगा फोग, ये देख लो वहां तब से ही चल रहा है।